Hello everyone. As you know that we have started our chapter number 6, the making of scientist. Let's start the today's part. So we have completed till here where I lived. ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे. See the next page. चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? रिचार्ड एब्राइट के बारे में है, साइंटिस्ट के बारे में है. देखिए रिचार्ड एब्राइट रिचार्ड एब्राइट जो थे वो ही वॉज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम. तो उनका जो साइंस में इंटरेस्ट था वो किस तरीके से आया, इन सब चीज़ों के बारे में दिस इज़ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. देन इन द 7th grade ही गोट ए हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज़. जब वो 7th क्लास में हो गया रिचार्ड, तो उसको हिंट मिली, यानी कि उसको सिर्फ तब रियल में समझ में आया कि साइंस जो है वो एक्चुअल में क्या है. देन ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट. कि और वो मोमेंट कब थी कि जब वो एक किसी साइंस फेयर के अंदर गया था और वहाँ पर जाकर वो गुम हो जाता है. तो एट दैट टाइम ही realize that what is the real science. It was really a sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won something. Richard Albright said. क्या कहते हैं कि भाई एब्राइट क्या कहते हैं कि भाई ये बहुत दुख की बात थी कि दैट वो वहाँ पर बैठा था एंड नॉट गेट एनीथिंग, और उसे वहाँ पर बैठकर यानी कि वो फेरे में जब गुम हो गया था, गुम इन द सेंस कि फिजिकली नहीं कि मेंटली वो गुम हो गया था, तो उसे कुछ भी वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था. एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उस मेले में जीत रहा था या कर रहा था. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, कि भाई उसकी जो एंट्री थी वो किस चीज़ को लेकर थी? फ्रॉग की टिश्यूज़ को लेकर. विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे. ही रियलाइज द वीनस हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले. तब उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई उसने साइंस फेयर में वो क्या लेकर गया था? फ्रॉग के टिश्यूज़ लेकर गया था, ठीक है, जिसको वो माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा रहा था. लेकिन तब वहाँ पर उसने क्या देखा, क्या एहसास हुआ उस दिन कि भाई सब लोग क्या कर रहे थे? जीत रहे थे. और वो जीत क्यों रहे थे? कि जो विनर्स जो है ना, दे हैड ट्राइड द रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग जीत रहे थे. नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, सिर्फ उन्होंने कोई एक नीट क्लियर डिस्प्ले ही तैयार नहीं किया है. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, और अब वो कंपटीशन की जो स्पिरिट थी, ठीक है, वो एब्राइट में आना स्टार्ट हो जाती है, अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे पता था, तब उसको पता चल गया था, तब उसको समझ में आ गया था कि दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर इस फेयर के लिए उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तभी वो विन हो सकता है. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क. और कहता है कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में उसे बहुत ज़्यादा पता था, जिसकी नॉलेज उसे बहुत अच्छी थी, वो क्या थे? इंसेक्ट. आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसके ऊपर वो कुछ लास्ट ईयर्स से काम कर रहा था. सो ही रोट टू डॉक्टर उखाट फॉर आइडियाज़. तो इसलिए वो डॉक्टर उखाट जो थे उनको लेटर लिखता है कुछ आइडियाज़ के लिए. एंड बैक केम टू ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उसका रिप्लाई में उसे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए. दोज कैप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. और वो आइडियाज़ की वजह से ही रिमेन बिजी कंप्लीट, या हम कह सकते हैं कंप्लीट हिज हाई स्कूल लाइफ. जब तक उसने हाई स्कूल क्लियर नहीं कर लिया तब तक वो काफ़ी बिजी रहा इन कंपटीशन में, इन आइडियाज़ में.
एंड और बहुत सारे उसने प्राइजेस कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में उसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। फॉर हिज 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. फिर भाई उसने 8th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग से सोचा, और वो क्या सोचा कि ही ट्राई टू फाइंड द कोज। उसने जो वायरल डिजीज़ है उसका कोज फाइंड आउट करने की सोची, और वो कोई सी वायरल डिजीज़ जिसके कारण से जो मोनार्क कैटरपिलर्स थी वो जिनकी डेथ हो रही थी। एब्राइट थॉट दैट डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, कि भाई उसको लगता था कि भाई ये जो डिजीज़ हैं, ये वायरल डिजीज़ हैं, ये कैरी आउट होती हैं, यानी कि एक पर्सन टू पर्सन या ये कैटरपिलर टू कैटरपिलर होती हैं। ही ट्राइड टू रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में रेज करने की कोशिश की, यानी कि उनको बड़ा करने की कोशिश की। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, तो कहते हैं कि भाई इसके उन्हें कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा और उसने प्रूव किया, उसने दिखाया कि भाई उसने कोशिश तो की है और इस बार वो उसकी जीत भी होती है। The next year is science fair project was testing the theory that Viceroy butterfly copy monarchs. अब अगले साल के लिए जो उसका साइंस प्रोजेक्ट होना था वो क्या था, ही वॉन्टेड टू टेस्ट द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि जिसकी वजह से जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई हैं जो मोनार्क को कॉपी करती हैं, यानी कि बिल्कुल सेम है, उन्हीं की तरह हैं वो। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क, की थ्योरी क्या थी, उसका जो बेस था उसकी रिसर्च का, उसके प्रोजेक्ट का हम कह सकते हैं कि वॉइसरॉय जो होते हैं वो मोनार्क की तरह दिखती थी। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क जो हैं वो गुड टू बर्ड्स, यानी कि उनको बर्ड्स खाते नहीं हैं, उनको वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं। वॉइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सॉरी। और जबकि वॉइसरॉय जो थे बटरफ्लाइज वो उनका टेस्ट गुड था एनिमल्स बर्ड्स के लिए, बर्ड्स उनको खा जाते थे। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। तो क्या कहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना ही ज़्यादा वो बर्ड्स का डिनर बनने से बच पाएंगे, और इसी वजह से जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज थी दे ट्राई टू कॉपी द मोनार्क्स। Ebright's project was to see whether in fact the birds would eat monarchs। अब एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था कि भाई जो बर्ड्स हैं क्या वो उन मोनार्क को खाएंगे। He found that a starling would not eat ordinary bird food। उसने क्या देखा भाई कि स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, कि कोई भी जो ऑर्डनरी बर्ड्स होते हैं ना इनके फूड को नहीं खाते। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो सिर्फ मोनार्क को ही खाएंगे भाई, जितनी ज़्यादा मैंने मोनार्क मिल सकती थी वो सिर्फ मोनार्क को ही खाएंगे। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शो दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और भाई वॉइस आगे एब्राइट क्या कहते हैं कि भाई रिसर्च बाय द अदर पीपल, दो और भी लोगों ने इस चीज़ में रिसर्च की थी, तो उन्होंने भी क्या शो किया कि वॉइसरॉय जो हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का, इसको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी के अंदर एंड काउंटी साइंस फेयर के अंदर इसको थर्ड प्राइज़ मिलता है। In the second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of unknown insect hormone। देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि when he went to high school, जब तो उसके जो सेकेंड ईयर था, then Richard Albright ने क्या किया, he began to research that led to his discovery of unknown
इंसेक्ट हार्मोन। उसने अपनी रिसर्च जो थी वो स्टार्ट की, डिस्कवरी, एंड वो उसकी जो डिस्कवरी थी वो उसको कहाँ लेकर गई, एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ उसको लेकर गई। इनडायरेक्टली इट वो ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स। और इनडायरेक्टली वो कहाँ पहुँच चुका था, द न्यू थ्योरी ऑन दैट, ये दिख नहीं रहा आपको, हाँ, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि वो अब जो लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी के ऊपर वो अब पहुंच चुका था। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। जिस क्वेश्चन का वो आंसर देने की कोशिश कर रहा था दैट वॉज वेरी सिंपल। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। कि भाई क्वेश्चन क्या था उसका, कि जो मोनार्क प्यूपा जो होता है उसके ऊपर गोल्ड स्पॉट होते हैं, ठीक है, गोल्डन कलर की स्पॉट मीन्स की धब्बे आप कह सकते हैं, तो उन स्पोर्ट्स का क्या पर्पज़ है, ठीक है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा था। एवरी वन एज्यूम दैट स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सभी लोग सिर्फ क्या सोचते थे कि भाई ये जो स्पोर्ट्स हैं दीज आर ओनली जस्ट ए ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या होते हैं कि भाई वो उसकी आभूषण यानी कि उसकी खूबसूरती के लिए ही हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्काट डिड नॉट बिलीव इट। एब्राइट ने क्या कहा कि भाई सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जस्ट स्पोर्ट्स जो है वो उसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट डॉक्टर उर्काट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्काट जो थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। सो व्हाट ही डिड टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एब्राइट और जो दूसरे उसके जो साथी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। उन्होंने एक डिवाइस बनाया दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन। कि वो डिवाइस क्या शो कर रहा था कि जो स्पोर्ट्स जो है मोनार्क के उस प्यूपा के ऊपर वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल्ली डेवलपमेंट, जो कि उस मोनार्क के यानी कि उस बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिस प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का काउंटी फेयर उसमें फेयर जो साइंस फेयर था उसमें उसको फर्स्ट प्लेस मिलता है। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इसी प्रोजेक्ट के साथ उसकी एंट्री होती है इंटरनेशनल एंड इंजीनियरिंग साइंस फेयर के अंदर। देयर ही वोन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। और यहाँ पर उसको थर्ड प्लेस मिलता है जूलॉजी के लिए। ही ऑल्सो गेट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इसके साथ ही साथ उसको जो वोल्टर रीड आर्मी की जो एंटोलॉमी लेबोरेटरी थी, लैब थी, उसके अंदर समर के दौरान काम करने का मौका भी मिलता है। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट continued his advanced experiments on the monarch pupa। और भाई एक हाई स्कूल का बच्चा होने के जो भी रिचर्ड एब्राइट जो था वो अपने एक्सपेरिमेंट्स जो वो मोनार्क प्यूपा पर कर रहा था उनको कंटिन्यू रखता है। That year his project won first place at the International Science Fair। और उस साल जो रिचर्ड एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर उसे फर्स्ट प्लेस मिलता है। एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और उसको फिर से उस आर्मी लेबोरेटरी के अंदर काम करने का मौका मिल जाता है। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर। और भाई अब आगे के सालों में वो एक कदम और आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, और आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में और आगे बढ़ता है। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। फिर उसके बाद भी वो क्या बनाता है कि जो सेल्स थी उन सेल्स से ही वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई प्रोड्यूस करता है, बनाता है। लेकिन सिर्फ क्या था कि भाई उस जो नॉर्मल बटरफ्लाई है उस बटरफ्लाई को अगर जो वो गोल्ड स्पॉट्स हैं उनके द्वारा अगर हार्मोन दिए जाते हैं तो वो
नॉर्मल बटरफ्लाई ही बन जाएगी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल प्लेस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था उसका, इसको फर्स्ट प्लेस मिलता है इंटरनेशनल फेयर के अंदर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद भाई जो उसकी समर की जो ब्रेक होता है समर टाइम में, वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, आर्मी लेबोरेटरी के अंदर, और US की जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लैब थी वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करने का अंदर मीन्स कि उसको वहाँ पर काम करने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट समर के अंदर जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला जाता है, ही वॉज फ्रेशर देयर, तो एब्राइट क्या करता है, वो वापस से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लैब थी वहाँ पर जाता है एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन। और फिर से वो उन हार्मोन के ऊपर और ज़्यादा काम करता है फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, यानी कि जो गोल्ड स्पॉट्स के जो हार्मोन थे उन पर। यूजिंग द लेबोरेटरीज sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure। और उसी लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए उसको पता चलता है कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग था, ठीक है, वो उनको आइडेंटिफाई कर पाता है, उनको पहचान पाता है। ए ईयर लेट हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट वॉज द एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी एंड अबाउट सेल लाइफ। और भी धीरे धीरे साल के बाद साल उसको जो उसकी थ्योरी अबाउट सेल लाइफ थी उसके बारे में उसे आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आइडिया मिल जाता है। इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और वो आइडिया उसको कब मिलता है, जब वो एक्सरे देख रहा था किस चीज़ का, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का। तब When he saw those photos, जब वो उन फोटोज़ को देखता है, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। और मतलब ये जैसे ही हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है या कोई खुशी होती है जैसे हम चिल्लाते हैं वाओ या, तो इस तरीके का वो कोई भी वर्ड नहीं चिल्लाता है। बट ही बिलीव दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle। बल्कि वो क्या मानता था कि भाई जो उसने फाइंड किया है उसके साथ साथ ये जो फ़ोटोज़ हैं ये उसको क्या कर रही हैं, एक बायोलॉजी का जो बहुत बड़ा पज़ल था उसका आंसर भी वो दे रही हैं। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स DNA। और वो कौन सा क्वेश्चन था, अभी कौन सा पज़ल था कि जो सेल जो हैं वो DNA यानी कि सेल के द्वारा किसी तरीके का DNA का जो ब्लू प्रिंट है उसको कैसे तैयार किया जा सकता है या उसको कैसे रीड किया जा सकता है। DNA इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, कि जो DNA जो होता है वो हमारे सेल का एक पार्ट होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और DNA आपको पता ही है कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के फॉर्म करता है और सेल के फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसीलिए DNA को हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। Ebright, his college roommate James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। और उस रात एब्राइट और उसके जो रूममेट जो थे जेम्स आर वोंग, वो पूरी रात उन पिक्चर्स पर काम करते हैं एंड प्लास्टिक मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को शो कर सके, दिखा सके कि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और फिर उसके बाद उन्होंने मिलकर यानी कि एब्राइट और उसके रूममेट्स ने मिलकर पेपर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी स्थारित थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम। और बड़ी ही सरप्राइज़ की बात थी कि जो कोई भी उसको जानते थे। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors, second in his class of 1510। कि भाई रिचर्ड एब्राइट जो थे
वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हाईएस्ट ऑनर्स यानी कि उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लेते हुए वो पास हुए। एंड अपनी उसकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 1510 थी स्टूडेंट से, ठीक है। वो इतने बच्चों में सेकंड पोजीशन पर आए। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फिर एब्राइट जो थे वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले जाते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। फिर उसके वहाँ पर जाने के बाद वो जो उसकी जो थ्योरी थी उसको टेस्ट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं कि भाई अगर वो थ्योरी राइट प्रूव हो गई तो ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला था अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिसके द्वारा हम लाइफ का जो सर्कल है, लाइफ का जो प्रोसेस है उसको समझ सकते थे। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं कि इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, इसके द्वारा कुछ और नए आइडियाज़ भी सामने आ सकते थे। कौन कौन से भी? कि प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़, जिसके द्वारा कुछ टाइप के कैंसर्स और दूसरी बीमारियों से बचाव हो सकता था। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब चीज़ें क्यों कैसे पॉसिबल हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ एब्राइट की जो क्यूरियोसिटी थी साइंस के अंदर, उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल research into the purpose of the sports of monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। कि भाई उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी कौन सी? मोनार्क प्यूपा के ऊपर स्पोर्ट्स की, उसी की वजह से ही वो सेल लाइफ की थ्योरी के ऊपर पहुंच पाया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। एब्राइट कहते हैं कि भाई राइटर क्या कहता है कि एब्राइट जो था वो हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, वो साइंस में तब से इंटरेस्टेड था जब उसने पहली बार बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं था कि जब भाई उसको दूसरी चीज़ों के लिए उसका अंदर कोई टाइम ही ना रहे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। भाई एब्राइट एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक चैम्पियन डिबेटर भी रहे, ठीक है, पब्लिक स्पीकर भी रहे, एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। काफ़ी अच्छे कैनोइस्ट थे और ऑल राउंड आउटडोर्स, मतलब आउटडोर्स जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें वो ऑल राउंड थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। मेनली जो कौन सी फोटोग्राफी वो करते थे? जो कि नेचर या फिर साइंस एग्जीबिशन से रिलेटेड होती थी। इन हाई स्कूल एब्राइट वॉज ए स्टेट स्टूडेंट। हाई स्कूल के दौरान एब्राइट जो थे वो सिंपल एक स्टूडेंट रहे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। क्योंकि भाई लर्निंग जो था वो एक ईजी पार्ट था, और इस दौरान वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड रहे भी? टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब की साइड। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वीदर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, मतलब भी कि वो रिचर्ड ए वियर, उसकी जो सोशल स्टडी की जो टीचर थी उसको वो पसंद करते थे, मीन्स, एंड उसके साथ साथ वो उसकी एडवाइज़र भी रही, जो क्लब के जो एडवाइज़र थे उनको। मिस्टर ही वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन, कि भाई वो क्या कहते हैं कि जो रिचर्ड ए वियरर थे वो उसके टाइम उस परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एबाउट सेल्फ, कि भाई उन्होंने ही मेरा दिमाग नए आइडियाज़ के लिए खोला, मतलब उन्हीं की वजह से उसे नए नए आइडियाज़ मिले। ही ओपन माई माइंड टू रिचर्ड वुड ऑलवेज
रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वियरर सेड, मिस्टर वियरर ने क्या कहा कि भी रिचार्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं अपनी किसी भी एक्टिविटी में। वट प्लीज्ड मी वॉज देयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। क्या कहते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा चीज़ उसे पसंद, उसको प्लीज़ करती है, यानी मिस्टर वियरर को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती थी रिचार्ड के बारे में, वो क्या थी कि भाई वो रात को डिबेट के लिए 3 से 4 घंटे निकालते थे उसको ऊपर, उस टॉपिक को तैयार करने के लिए। इसके साथ साथ वो अपना रिसर्च का भी काम करते थे, दूसरे इंटरेस्ट जो थे उनमें भी वो काम करते थे। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कॉन्टिन्यूड बट नॉट इन ए बैड सेंस, ही एक्सप्लेन्ड। भी मिस्टर वियरर आगे क्या कहते हैं कि रिचार्ड जो थे वो एक कॉम्पिटिटिव थे, ठीक है, मीन्स वो हमेशा कंपटीशन में बिलीव करते थे। रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग स्टिक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। मिस्टर वियरर क्या कहते हैं कि रिचार्ड जो था वो जीतने में विश्वास नहीं रखता था कि भाई उसे जीतना है या फिर जीतना जो है उसे प्राइज़ के लिए जीतना है, वो ऐसा नहीं मानते थे। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो बेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो जीतते भी थे हर एक चीज़ में। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और सही रीज़न के लिए वो बेस्ट होना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और क्या कहते हैं राइटर, क्या कहते हैं कि यही एक बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। कि भाई हमें इफ़ कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करें हैं कि स्टार्ट जो करो वो फर्स्ट रेट माइंड से करो, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक माइंड से करो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डालते जाओ और क्या क्या विन करते जाओ, उसके अंदर विल अपनी इच्छा मिक्स करते जाओ कि हाँ तुम्हें एक अच्छे रीज़न के लिए जीतना है। एब्राइट हैज़ 3 क्वालिटी, और एब्राइट के अंदर यही क्वालिटीज़ थी कि भाई उसकी जो फर्स्ट रेट माइंड था बिल्कुल मतलब एकदम रिफ़्रेश, नए आइडियाज़ उसके अंदर हमेशा रहते थे। मीन्स कि उसकी जो थिंकिंग पावर थी वो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखता था और उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। क्या कहते हैं कि भाई जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क जो बुक थी, उस बुक ने उसके लिए ये साइंस के दरवाजे खोल दिए। रैबर्ट वॉज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उसके बाद से एब्राइट की साइंस के अंदर कभी भी क्यूरियोसिटी जो थी वो गुम नहीं हुई। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ठीक, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।